हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 14 जुलाई 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। एंड इसके अलावा जितने भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो या और भी कोई दूसरे एग्जामिनेशन हो, इन सब के लिए भी हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे बट साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से अगर क्वेश्चंस पूछे गए तो एमसीक्यू किस तरह फ्रेम किए जा सकते हैं। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपने कहीं इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो किस तरह से आप इस डाटा का इस्तेमाल कर कर एक इफेक्टिव आंसर लिखकर तैयार कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको मिले एंड आप अपना सिलेक्शन ले सकें। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आज के सेशन में जानने के लिए, काफ़ी कुछ है समझने के लिए, सीखने के लिए एंड इट्स माई गारंटी यू कैन टेक इट फ्रॉम मी कि ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इनहेंस करेगा एंड आप काफ़ी कुछ सीखेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर बनाएगा, आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में इजाफा करेगा। तो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 14 जुलाई 2025 का द हिंदू एंड इंपॉर्टेंट इसके करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं। चलिए पहला न्यूज़ डिस्कस करते हैं। समाचार डिस्कस करने के पहले थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड समझा देता हूँ, तब आपको ये न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, कॉन्टेक्स्ट आपको बेहतर तरह से क्लियर होगा। देखिए होता क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास में ये पावर है कि टाइम टू टाइम, वैसे तो आपका हर इलेक्शन के पहले ये प्रोसेस की जाती है, मगर टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन जो मतदाता सूची होती है या फिर जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं, उनका वो वक़्त-वक़्त पर जो है रिवीज़न करते हैं। इस रिवीज़न में किया ये जाता है कि जितने आपके मतदाता हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके नाम इलेक्टोरल रोल से हटाए जाते हैं। जो नए मतदाता हैं जो 18 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, उनके नाम ऐड किए जाते हैं और बाकी किसी के साथ किसी के नाम में अगर कोई गलती है, किसी के अगर ऐज में कोई गलती है, किसी को अगर अपना किसी एक जगह के इलेक्टोरल रोल से अपना नाम कटवा के किसी दूसरी जगह पे अगर करवाना है, तो वो सारे जो आपकी प्रोसेस या फिर वो सारा काम है, इस वक़्त में किया जाता है। अब ये सारा जो प्रोसेस होता है, इसको इसलिए किया जाता है ताकि जितने लोगों के पास में वोट डालने का अधिकार है, उन सबके नाम जो हैं इलेक्टोरल रोल्स में आ जाएँ और अल्टीमेटली फिर वो अपना जो वोटिंग का अधिकार है, उसका इस्तेमाल कर सकें। हर इलेक्शन के पहले होता है एंड जनरली टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये किया ही जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है, उनको ये करना ही होता है। अब इसी प्रक्रिया को का पालन करते हुए, जैसे कि आपको पता है कि कुछ महीनों में बिहार में चुनाव होने हैं, तो उसके पहले वहाँ पर भी इसी तरीके का इलेक्टोरल रोल्स का जो पूरा रिवीजन है, उसकी प्रोसेस चलाई जा रही है। अब उसी प्रोसेस के तहत में इलेक्शन कमीशन ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस चालू करी है, जिसको शॉर्ट में बोला गया है एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस एसआईआर। इसके तहत में किया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन वाले इलेक्टोरल रोल में किसी व्यक्ति का नाम देखते हैं। अब उसका नाम देख लिया, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी लगे हुए हैं आपके पास में वो देख लिए और उसके बाद में फिर कहाँ रहता है, एड्रेस-वैड्रेस वो सारी चीज़ें देख ली एंड इन सब चीज़ों के बेसिस पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस के तहत में इलेक्टोरल रोल्स के हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन हो रहा है। आपने पता वगैरह सब निकाल लिया किसी मतदाता का और उसके बाद आप जाके घर पे वेरीफाई कर कर आ रहे हो कि सामने वाला जो एड्रेस डाल के बैठा हुआ है इलेक्टोरल रोल में, जितने लोगों ने उस एड्रेस पे अपना पता रजिस्टर करवाया, वो एक्चुअल में वहाँ पे रहते भी हैं कि नहीं रहते, कितने लोग रहते हैं, कितने लोग आप जो है आपका बाहर माइग्रेट कर चले गए वगैरह-वगैरह सारी चीज़ें चेक करने के लिए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन जो है प्रोसेस चल रही है। अब इलेक्शन कमीशन वालों का कहना ये है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रोसेस चल रही है बिहार के इलेक्टोरल रोल्स में, उसमें कई सारे नेपाल के, कई सारे बांग्लादेश के और कई सारे म्यांमार के जो लोग हैं, उनका नाम इस इलेक्टोरल बिल में पाया गया है और ऑब्वियस सी बात है अब जब इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके का अगर बयान दे दिया तो उससे खलबली मचनी थी और खलबली मच गई है। आपकी जो पावर में पार्टीज़ हैं, वो इसके ऊपर बयानबाज़ी कर रही हैं, जो अपोज़िशन में पार्टीज़ हैं, वो बयानबाज़ी कर रही हैं, मीडिया में खूब आपकी हाय-तौबा मची हुई है। और अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बयान दे दिया, तो हम लोग कह सकते हैं, तो ये काफ़ी लंबे वक़्त से जो ये बात उठाई जा रही है कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ से लोग आकर भारत में इल्लीगली रह रहे हैं। बहुत आसानी से उनके वोटर आईडी बन जा रहे हैं। बहुत आसानी से उनको आधार कार्ड जो है वो दे दिया जा रहा है और इस तरीके से डेमोग्राफी बदलने की कोशिशें हो रही हैं, इलेक्टोरल रोल्स को इम्पैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। सारी जो बयानबाज़ियाँ चल रही थी उसमें कहीं न कहीं एक सच्चाई है। इस बात को आप जो है इस पर्टिकुलर बयान के बाद में कह सकते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन का कहना ये है कि 30 सितंबर को जो वोटर लिस्ट आपकी पब्लिश होने वाली है, फाइनल वोटर लिस्ट आपकी पब्लिश होगी और उसके बाद में चुनाव के का नोटिफिकेशन जारी होगा एंड अल्टीमेटली फिर जब इलेक्शन होना है तो इस फाइनल वोटर लिस्ट में जिन-जिन लोगों के नाम होंगे सिर्फ वही लोग आपका वोट डाल सकेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश के हों, चाहे म्यांमार के हों, चाहे नेपाल के हों, हाउस वेरिफिकेशन में, इन सबके नाम इलेक्टोरल रोल से काटे जाएँगे। इनमें से कोई भी जो है वोट नहीं कर पाएगा।
ये जो पूरी प्रोसेस है इंटेंसिव रिवीजन की है, जिसको हम लोग शॉर्ट में सर बोल रहे हैं, ये जून 25 को शुरू हुई थी। 30 जुलाई तक ये पूरी प्रोसेस चलनी है और उसके बाद में 1 अगस्त के दिन एक ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी। अब उस ड्राफ्ट लिस्ट में फिर जिसको जो आपके विरोध हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सब वो लोग अपना दर्ज कराएँगे और फर्दर एक फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो सारा काम भी जो है उसके बाद में आपका 1 आध महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन करेगी और उसके बाद में फिर जो है आपकी फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। एंड इस ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, आपका नाम ना कट जाए, इसके लिए एक एन्युमरेशन फॉर्म वगैरह जो है हर एक इलेक्टर को भरना है। जो वोटर है, जो वोट डालते हैं, हर एक व्यक्ति को अपना एन्युमरेशन फॉर्म जो है वो भरना है। ये फॉर्म 25 जुलाई तक वो आपके बूथ लेवल ऑफिसर जहाँ पे वो जाके अपने वोट वगैरह डालते हैं, उनसे लेकर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार जब ये पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद में फिर प्रॉपर इंक्वायरी होगी और फिर पता किया जाएगा कि भैया इन लोगों के नाम आ कैसे गए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये बोला है कि इलेक्टोरल रोल्स में भाई इस तरीके से बांग्लादेशी और नेपाली या फिर आपके बाकी लोगों के नाम आ रहे हैं, तो फिर सवाल उठेगा कि ये नाम आ कैसे गए? क्योंकि इलेक्टोरल रोल तो आप ही बनाते हो। तो फिर किसने जो है नाम लेकर आ गया है, किस लेवल पे करप्शन हुआ, इन सारी चीज़ों की इंक्वायरी उसके बाद में शुरू होगी और फिर देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता। ये पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। इसलिए नहीं कि इसके ऊपर बयानबाज़ी हो रही है, राजनीति हो रही है, मीडिया में मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ गया, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से इस बात पे ठप्पा लग रहा है, जो एलिगेशन बहुत लंबे वक़्त से लगाया जा रहा था कि भारत में बड़ी मात्रा में इल्लीगल इल्लीगल आप कह सकते हैं एलियंस यहाँ पे रह रहे हैं और उनको बहुत आसानी के साथ में भारत के जितने भी आपके ऑफ़िशियल आईडीज़ हैं वो मिल रही हैं और कहीं न कहीं इससे देश के संसाधनों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है। कई जगहों की डेमोग्राफ़ी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है और इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। काफ़ी लंबे वक़्त से इस बात को लेके एलिगेशंस लगाए जाते रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी राजनीति वगैरह हो रही है। अब सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि बिहार में ही ये प्रोसेस हो जाएगी और उसके बाद में काम खत्म है। ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है कि एक बार बिहार में ये पूरी प्रोसेस हो गई, उसके बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होने हैं, असम में इलेक्शन होने हैं, केरल में इलेक्शन होने हैं, पुडुचेरी में इलेक्शन होने हैं और तमिलनाडु में इलेक्शन होने हैं। वहाँ पर भी इस पूरी की पूरी प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। वहाँ की भी जो इलेक्टोरल रूल्स हैं, उनका रिवीजन किया जाना है। उनका एक तरीके से आप कह सकते हैं वो यही प्रोसेस वहाँ पर भी दोहराई जाएगी और वहाँ पे भी देखा जाएगा कि कितने आपके इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वहाँ पे पाए गए हैं, उन सबके नाम भी जो है काटे जाएँगे। खास तौर पे 2 राज्य, पश्चिम बंगाल और असम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। असम में तो बाकायदा आपका एनआरसी भी करवाई गई है और उस एनआरसी की में भी आपका जो ड्राफ्ट आया था उसमें लगभग 40 लाख लोग जो है जिनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि भाई ये फॉरेनर्स हैं। बाद में शायद 19 लाख लोग जो है फाइनल लिस्ट में उनको उनको जो है फॉरेनर डिक्लेयर किया गया था। उसके ऊपर भी काफ़ी हाय-तौबा मची थी और अभी भी जो है बात उठ रही है कि शायद एनआरसी फिर से कराई जाएगी। तो असम में तो बाकायदा इसके ऊपर आंदोलन चले हैं, बड़े तमाशे हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल में भी इसी बात का जो एलिगेशन बहुत वक़्त से लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश से जितने आपके बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे डेमोग्राफी काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। इस तरीके के एलिगेशंस आपकी अपोज़िशन के द्वारा वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। कई सारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपीज़मेंट का जो है दोषी ठहराया जा रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस के ऊपर और असम के इलेक्शंस के ऊपर ये प्रोसेस का बहुत ज़्यादा असर पड़ना है। यहाँ पर जब ये रिवीजन होगा तो यहाँ पर भी उम्मीद यही की जा रही है कि लाखों की संख्या में जो है आपके शायद इस तरीके के लोग पकड़े जाएँगे और उनके नाम वगैरह जो है वो कटवाए जाएँगे और उससे फिर वहाँ के जो इलेक्शन का पूरा जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर भी एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर 1% वोटर भी जो है कम होते हैं तो उसका असर बिहार में लगभग 35 सीटों के ऊपर पड़ेगा और ठीक-ठाक मात्रा में जो है वोटर्स के नाम वगैरह काटे जा रहे हैं। जो जो लोग मर गए हैं, जो माइग्रेट कर चले गए हैं, उनके भी बड़ी संख्या में नाम वगैरह काटे गए हैं, तो रिवीजन का असर तो जो है कहीं न कहीं इलेक्शन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी है कि एक तरीके से ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप के तौर पे निकल कर आया है जिससे इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर क्रैकडाउन किया जा सकेगा। क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि आपने सिर्फ इलेक्टोरल रोल से नाम हटा दिया और बात खत्म हो गई। सरकार के पास में जब ये डाटा चला जाएगा कि इस व्यक्ति का नाम काटा गया है, फलाना-फलाना इसका एड्रेस है, ये इसकी फोटोग्राफ है वगैरह-वगैरह, तो उसके बाद में सरकार जो है कहीं न कहीं एक क्रैकडाउन जो है वो चालू करेगी आपके इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर और बड़ी मात्रा में इनको फिर पकड़ कर डिपोर्ट करवाया जाएगा। तो इसलिए भी जो है कहीं न कहीं ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। इलेक्शन कमीशन का डाटा सरकार भी जो अल्टीमेटली इमिग्रेंट्स के ऊपर जो क्रैकडाउन किया जाएगा उसके लिए इस्तेमाल करेगी। ये बात यहाँ से बहुत क्लियर है। अब ज़ाहिर-सी बात है राजनीति होनी थी। अपोज़िशन पार्टी जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस को क्वेश्चन कर रही है। जो आपकी बिहार में अभी फिलहाल अपोज़िशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पूरी की पूरी प्रोसेस पे ही सवालिया निशान उठा रही हैं। और ये बोल रही हैं कि यहाँ पे फेक डाटा जो है वो प्रेज़ेंट किया जा रहा है और इस तरीके की बात है। अब ज़ाहिर-सी बात है कोई भी बोलेगा कि यार ये किस तरीके के आप एलिगेशंस लगा रहे हो। बट पॉइंट ये है राजनीति ऐसे ही होती है। राजनीति में इस तरीके की बयानबाज़ियाँ की जाती हैं, तो वही बयानबाज़ियाँ हो रही हैं। कई लोग इनफैक्ट ये भी हैं वो इस बात को पूरा का पूरा वो जो एक क्लेम है कि इलेक्शन कमीशन ने जो बयान दिया है कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोग एसटीआर आपकी जो एसआईआर की प्रोसेस है इसमें पकड़े गए हैं। इस बात को ही सिरे से नकार रहे हैं। फिर वही बात राजनीति है, राजनीति जो करा दे वो कम। तो कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि इस तरीके से पूरी प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े किए जाने चाहिए। एक तो इस वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन एक आपकी
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके प्रोसेस पे इस तरह से सवाल नहीं उठाए जाना चाहिए। और इलीगल इमिग्रेंट्स सिर्फ इसलिए कि आप एक इलेक्शन जीत जाओ या आपको थोड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज मिल जाए, इसके लिए देश का भविष्य जो है खतरे में नहीं डाला जा सकता। तो ये मेरे हिसाब से शायद सही नहीं है। ठीक है, आपको राजनीति करनी है, आपको अपोजिशन में रहते हुए बयान देने हैं, मगर कुछ दूसरे बयान भी दिए जा सकते थे। डाटा को फेक बोल देना, पूरी की पूरी प्रोसेस को रिजेक्ट कर देना, ये चीज़ ठीक नहीं। रूलिंग पार्टी भी इसी तरीके की बात रूलिंग पार्टी ऑब्वियस सी बात है अपोजिशन के खिलाफ उसी तरीके की बातें करेगी कि भाई ये संविधान का जो पूरा का पूरा आपका इंस्टीट्यूशन की बेइज्जती हो रही है, डेमोक्रेसी के ऊपर जो है आप स्पिट कर रहे हो, या फिर वोट बैंक की पॉलिटिक्स और अपीसमेंट वगैरह जो है किया जा रहा है, इसी तरीके की बयानबाजी जो है दोनों तरफ से चल रही है। जाहिर सी बात है, अब राजनीति में आदमी तो बयानबाजी तो करेगा ही करेगा, बट पॉइंट यह है कि यहाँ से दो तीन बातें क्लियर हो गई हैं कि बॉर्डरिंग एरियाज में जो इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और अब उसको लेकर एक निर्णायक कदम उठाने का शायद वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से देश की आबादी बढ़ रही है, संसाधन जो है वो सीमित हैं। आप ये नहीं कर सकते कि अड़ोसी-पड़ोसी देशों से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाकर बसा दें और अपने किसी छोटे स्वार्थ के लिए या फ़ायदे के लिए देश का भविष्य, उसके सामाजिक ताने-बाने को, पूरी सिक्योरिटी को खतरे में डाल दें। देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है, मगर ये तय है कि ये इलेक्शन और उसके बाद बिहार के बाद में अब पश्चिम बंगाल और असम के इलेक्शन में ये मुद्दा अभी गरमाया रहेगा, तो उसके ऊपर राजनीति आने वाले वक़्त में भी होनी है, देखने के लिए आपको मिलेगी। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलें, अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। इसमें हमको एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ को डिस्कस करना है, और इस एक्सरसाइज़ का नाम है टैलिस्मान सैबर। ये एक्सरसाइज़ जो है टैलिस्मान सैबर, ये ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट की जा रही है, एंड इसमें 18 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया भी जो है इन 18 देशों में से एक है, और वो इस एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये जो एक्सरसाइज़ है टैलिस्मान सैबर, ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज़ के तौर पर शुरू हुई थी, और अभी इसका 11वां वर्ज़न चल रहा है, यानी कि इसके पहले ये 10 बार और ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी, ये इसका 11वां वर्ज़न है। एंड ऑस्ट्रेलिया पे जो कॉन्टिनेंट है, उस पे ऑर्गेनाइज़ की जाने वाली सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और सोफिस्टिकेटेड जो है मिलिट्री एक्सरसाइज़ है, जिसमें इस साल लगभग 35,000 के करीब आपके मिलिट्री पर्सनल जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये तो अपनी न्यूज़ हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस-किस तरीके से बनेंगे? पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये जो टैलिस्मान साइबर एक्सरसाइज़ है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ करवाई जा रही है? तो अपने को याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज़ करवाई जा रही है। इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था? इसका जवाब हो जाएगा 18 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तीसरा, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पर होने वाली सबसे बड़ी या सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ये है या नहीं है? तो जवाब हो जाएगा कि ये सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका 11वां वर्जन हुआ था। बाइलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर शुरू हुई थी, बट धीरे-धीरे मल्टीलैटरल बन गई, इसमें एक के बाद एक देश जुड़ते चले गए। आप 18 देश अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो जाती है, और ज़ाहिर-सी बात है फिर इंडो पैसिफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बाद क्योंकि पैसिफिक ओशियन शुरू हो जाता है, चाइना के साथ में तनातनी चली रही है, बाकी सारे देशों की भी। एंड जिस तरह से चाइना का राइज़ हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से अड़ंगे डाले जाएँ। तो उसके लिए कहीं न कहीं ये एक्सरसाइज़ एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। कल को अगर कुछ नेवल कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो ये सारे देश जो मिलकर अपनी जो सारी एक मिलिट्री की एक तरीके से आप कह सकते हैं कि परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, कहीं न कहीं इसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ किया जा सकता है। नहीं भी किया जाए तो अल्टीमेटली ये है कि एक इंडिकेशन तो दिया जा रहा है कि अगर किसी देश का राइज़ होता है और वो अगर इस मूड में है कि वो बाकी छोटे देशों को बुली कर लेगा, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। उसको काउंटर करने के लिए भी अलग-अलग आपके कॉम्बिनेशंस, अलग-अलग देशों के मिलिट्री के अलायंसेस वगैरह बन रहे हैं, और वो इमर्ज हो रहा है। खैर, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो-जो क्वेश्चंस अपने काम किया वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलें, नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो समाचार ये है कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो बॉडी है, जो मेडिकल से रिलेटेड या मेडिसिन से रिलेटेड जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या बॉडी है इस देश में, उसको नया चेयरमैन मिल गया। तो डॉक्टर अभिजीत सेठ जो हैं, इनको नेशनल मेडिकल कमीशन के नए चेयरपर्सन या चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किया गया। ये पेशे से अगर देखा जाए तो कार्डियो थोरेसिक सर्जन हैं, एंड करेंटली ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस है साइंसेज में, मेडिकल मेडिसिन की जो भी आपके एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसका एक बोर्ड है, उसकी ये प्रेसिडेंट है। एंड इनका जो अपॉइंटमेंट है यूनियन कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसके द्वारा किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। सबसे पहला क्या कि नेशनल मेडिकल कमीशन के जो न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन उनका नाम क्या है? तो डॉक्टर अभिजीत सेठ नाम है। एंड ये अपॉइंटमेंट के पहले ये किस पद पर थे? तो जवाब हो जाएगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस एंड साइंसेज के प्रेसिडेंट थे। एंड तीसरा ये कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, इसका जो चेयरमैन है, इसको अपॉइंट कौन करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा अपॉइंटमेंट कमेटी जो है यूनियन कैबिनेट की, वो इसको अपॉइंट करती है। अब ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपने लिए कहाँ काम की है? जितने भी हमारे 1 डे के एग्जामिनेशंस हैं, जो 1 डे के पेपर हैं, चाहे रेलवे हो गया या एसएससी हो गई या आपके पीएससी वगैरह में भी इनफैक्ट ये पूछा जा सकता है,
इसी तरीके के जो दूसरे आपके एग्जामिनेशंस वगैरह हैं, एक्स वाई ग्रुप के पेपर हो गए, यहाँ पर जो है ये करंट अफेयर एक सीधा-सीधा एमसीक्यू जो है के रूप में आ सकता है, तो अपने को याद रखना है। और एक नेशनल मेडिकल कमीशन का जो चेयरमैन है उसको अपॉइंट कौन करता है, ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। जो अभी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, सीडीएस, एटीएस, सीएपीएफ या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी जो जनरल स्टडीज का पेपर है, इसमें भी जो है पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, यूनियन कैबिनेट की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, वो इनका अपॉइंटमेंट करती है। अब अपने अपॉइंटमेंट के बाद उनका कहना यह है कि इनका फोकस अपने कार्यकाल में 3 चीज़ों के ऊपर रहेगा। पहले तो जो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी है, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के ऊपर ये फ़ोकस करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके मेडिकल एजुकेशन के ऊपर के स्टैंडर्ड को उठाने की कोशिश की जाएगी। अब ज़ाहिर-सी बात है, मेडिकल एजुकेशन के लिए आपको अच्छे टीचर्स चाहिए, और क्योंकि मेडिसिन पढ़ाया जा रहा है तो अच्छा टीचर वही हो सकता है जो एक अच्छा डॉक्टर। तो तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। डॉक्टर बनना वाक़ई में बहुत मुश्किल काम है, और उसपे भी डॉक्टरी पढ़ाना और ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मेडिकल एजुकेशन, मेडिसिन पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करना एक चैलेंजिंग जॉब तो है। तो मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के ऊपर इनका ज़ोर है। दूसरा, गुड गवर्नेंस, पूरा जो मेडिसिन के सेक्टर में जो आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी गवर्नेंस भी इंप्रूव करना। जो भी आपकी सरकारी स्कीम्स आती हैं इससे रिलेटेड, वो अस्पतालों में ढंग से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी तरीके की धांधली तो नहीं हो रही कोई, उसमें ये नहीं हो कि वो जो उसके टारगेट हैं या जो ऑब्जेक्टिव हैं वही डिफीट हो रहे हैं, वही सारी चीज़ों का ध्यान रखना। एंड लास्टली, इसके अलावा सरकार के जो भी ऑब्जेक्टिव है मेडिकल सेक्टर से, मेडिसिन के सेक्टर से, उन सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में अपना जो भी योगदान एक चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन के तौर पर जो ये अदा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें करने की इन्होंने बात करी है। अब ये अपने लिए इसलिए काम का है कि अगर मेडिसिन से रिलेटेड या नेशनल मेडिकल कमीशन से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आ जाता है, मेडिकल डिपार्टमेंट से, डेवलपमेंट से कुछ लिखने के लिए आ जाता है, तो वहाँ पर आप पॉइंट्स को जस का तस चेप सकते हैं, आपके काम आ जाएँगे। मेडिकल एजुकेशन की इंप्रूवमेंट की बात की जा सकती है, इस सेक्टर में गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने की, और सरकार के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के ऊपर फोकस किया जा सकता है, स्कीम्स को जोड़ा जा सकता है, इस तरीके की चीज़ है। तो ये मेंस में अगर कहीं कुछ लिखने के लिए आए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यू के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन ने देख ही दिए हैं। इससे ज़्यादा इस न्यूज़ से और ज़्यादा अपने काम का कुछ नहीं है। यूपीएससी में एक आध फैक्ट जो है वो इसका काम का है, बाकी ये न्यूज़ अपने वन डे के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आप उसको प्रिपेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए अगला समाचार देखते हैं। तो न्यूज़ ये है कि रेलवे 15,000 ट्रेन्स में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने वाली है। हुआ ये था कि सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अगर किया जाएगा तो फिर उससे पैसेंजर्स की सेफ्टी और को पे कितना असर पड़ेगा, उनकी प्राइवेसी तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, एंड कुछ ट्रेन्स में, कुछ आपके जो ट्रेन्स के पैसेंजर कोचेज़ हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरास को इंस्टॉल किया गया। अब उसके काफ़ी अच्छे नतीजे निकल कर आए हैं, तो अल्टीमेटली फिर रेलवे ने अब ये डिसाइड किया है कि अपनी जितनी भी पैसेंजर ट्रेन्स हैं, जो लगभग 15,000 के करीब अपने पास में पैसेंजर ट्रेन्स हैं पूरे भारत में, और उसमें लगभग 74,000 कोचेज़ लगे हुए हैं। इन सारे कोचेज़ में जो पैसेंजर ट्रेन्स के कोचेज़ हैं, इसमें सीसीटीवी कैमरास लगवाए जाएँगे। अब ये फैसला जो है रेलवे ने किया है। अब ये करने से फ़ायदा क्या होगा? क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स आपके अचीव हो जाएँगे? तो सबसे पहला तो ये है कि पैसेंजर्स की जो सेफ्टी है, इसको काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट मिलेगा। दूसरा ये कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे रीजन्स हैं, हिंटरलैंड्स में है या फिर जिन जगहों पे रेलवे अभी नया-नया पहुँच रहा है, नए-नए ट्रैक्स जो बनाए जा रहे हैं। कई जगहों पर ऐसे मिसक्रिएंट्स हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइज़्ड गैंग्स हैं जो गलीबल पैसेंजर्स, जो भोले-भाले आपके पैसेंजर्स हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। उनके साथ में ठगी हो जाती है, डकैती हो जाती है, कई बार उनके साथ में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है लगाम लगेगी, इसको काफ़ी बड़े लेवल पर जो है रोकने में कामयाबी ये सीसीटीवी कैमराज़ लगाने से मिलेगी। ये सारे के सारे इंसिडेंट्स जो हैं सिग्निफिकेंटली कम होंगे, ऐसी अपेक्षा जो है रेलवे की जा रही है। हालाँकि एट द सेम टाइम अब ऐसा भी नहीं है कि आप रेलवे में पूरे के पूरे जो कोचेज़ हैं उसमें आप जो है इस तरीके से सीसीटीवी कैमरा लगा दो कि आपके जो पैसेंजर्स हैं उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। इस बात को भी ध्यान रखा गया है, और सीसीटीवी कैमराज़ जो हैं कॉमन मूवमेंट के जो आपके एरियाज़ हैं वहाँ पे इंस्टॉल किए जाएँगे। मतलब ये कि अगर ये आपका कोच है, अगर ये आपका कोच है और यहाँ 2 आपके एंट्री पॉइंट्स हैं, 2 गेट्स यहाँ से होते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से। तो एंट्री पॉइंट पे एक कैमरा लगेगा, और ये अगर लेट्स से यहाँ से आप अंदर जा रहे हो, यहाँ पे गेट आपके लगे हुए हैं, तो ये जितना आपका कॉमन एरिया है, वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह के बाहर का एरिया, यहाँ यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएँगे। तो और 2 आपके एंट्री पॉइंट यहाँ से हो गए, तो यहाँ से भी जो है आपके 2 कैमरास वगैरह लगाए जाएँगे इस तरीके से। ये जो आपके पैसेंजर्स के अंदर बैठने की जगह है, इस पे प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए कैमरास वगैरह को नहीं लगाया जाएगा।
और ज़ाहिर-सी बात है इतने में आपका ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो जाता है क्योंकि आपको ट्रेन के अंदर आना है या जाना है तो कोई ना कोई एक एंट्री या एक एक्सिट पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहाँ पर अगर कैमरा लगे हुए हैं तो फिर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया। अगर कोई क्रिमिनल अंदर घुसा है या बाहर गया है तो वो आपका कैद हो जाएगा। कितने पैसेंजर्स आपके अंदर आए थे, गए थे, कोई अगर बाद में कोई केस में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है उसमें आपकी मदद मिल जाएगी। किसी महिला के साथ में कोई गलत छेड़खानी वगैरह तो नहीं हो रही, कोई धक्का-मुक्की या कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा, वो भी आपको जो है देखने में मिल जाएगा। जनरली वो इसी तरीके की जो आपके एरियाज़ हैं जहाँ पे उतरते वक़्त या चढ़ते वक़्त क्राउड इकट्ठा होता है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ भी वहीं पर होती हैं। कोई पॉकेट-वॉकेट तो नहीं मार रहा किसी की, सारी चीज़ें जो है दिख जाएँगी। प्लस बार-बार अगर कुछ लोग जो हैं लगातार चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा एक पैटर्न कि यार ये बार-बार जो है ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही आदमी हफ्ते में 5 बार या 7 बार यात्रा कर रहा हो और इस तरीके के 50-60 लोग जो हैं लगातार आपको कॉमन देखने को मिल रहे हैं। अनलेस एंड अदरवाइज़ कि वो आपका लोकल ट्रेन है। तो इस तरीके के जो आपके लोग हैं, जो आइडेंटिफ़ाई हो जाएँगे तो उन पे भी क्रैक डाउन किया जा सकता है कि वो गलत काम तो नहीं कर रहे, क्रिमिनल तो नहीं है, सारी चीज़ों को। तो ये सारे फ़ायदे भी जो हैं सीसीटीवी कैमरा लगाने से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा रेलवे की अपेक्षा है। आप वही जो बात मैंने बताई यहाँ पे लिखी हुई है कि आपका जो हर एक कोच है उसमें 4 डोम टाइप सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँगे। जो आपके 4 गेट्स हैं एंट्री और एग्ज़िट के वहाँ पर एंट्रेंस के वहाँ पे लगाए जाएँगे। हर एक जो आपका लोकोमोटिव यानी कि जो आपका इंजन है उसमें 6 सीसीटीवी कैमरा लगेंगे। 4 आपके आने-जाने के रास्तों पे लगने हैं और 2 1 आपका आगे की तरफ लगना है, 1 पीछे की तरफ में लगना है। तो इस तरीके और साथ ही साथ यहाँ पे 2 माइक्रोफ़ोन भी रखे जाएँगे ताकि ड्राइवर्स और जो आपका आपका जो लोको पायलट है और को-पायलट जो है उनकी जो भी बातचीत हो रही है वो भी रिकॉर्ड की जा सके। तो कल को अगर कल कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट वग़ैरह हो गया तो वो सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि ह्यूमन एरर तो नहीं था या क्या दिक्कत आई थी एग्ज़ैक्टली कि कोई अनफॉर्च्यूनेट हादसा हो गया है, सारी चीज़ों की भी आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये कैमरेज़ यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, भले ही आपकी वहाँ ट्रेन जो है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे चल रही हो, तब भी ये कैमरे से आपको क्लियर फुटेज मिलेगा और अगर लाइट कम भी है, लो लाइट की कंडीशंस है, तब भी ये कैमरे आपको बहुत क्लियर फुटेज जो है, वो देंगे और इसकी मदद से इसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो पूरा डिजिटल आपके पास में फुटप्रिंट या रिकॉर्ड रहना चाहिए, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आपके यहाँ से अचीव होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो सीसीटीवी कैमरा लगाकर रेलवे अचीव करने की कोशिश में लगा हुआ है। एंड ऑब्वियस सी बात है इसके सकारात्मक प्रभाव तो जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखना है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज़ सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 15th ऑफ जुलाई 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।